नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 23 जनवरी 2022 के मॉडल पेपर नंबर 24 के इससे पहले हमने हिंदी के 30 प्रश्न देखे थे। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 24 के अंतर्गत पर्यावरण ईवीएस के 30 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका 121 से। प्रश्न आपका है कि नवीन विकसित जो विज्ञान होता है उसकी कौन सी शाखा है जो कि जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? नैनो तकनीक, दूरसंचार तकनीक, रेडियोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। आपसे पूछा गया है जैव विविधता के लिए जो है वो कहीं ना कहीं खतरा है। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन 1 2 3 4 में से जैव प्रौद्योगिकी आपका जो है यहाँ पर सही होगा, जो कि विज्ञान की शाखा है। जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। जैव विविधता क्या होता है? आप देखते हैं ना, अलग अलग प्रजाति जो है पारिस्थितिक तंत्र में जो है पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु हैं, उनके विभिन्न प्रजातियां होती हैं और जातियों की जो संख्या होती है उनको हम कहते हैं जैव विविधता। 122 प्रश्न है, पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र या ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। यहाँ पर व होगा, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से जो ऊर्जा प्रवाह है ये आपका गतिक हृदय में आएगा, और खनिज चक्र यानी फोर्थ वाला आपका ऑप्शन सही होगा। पारितंत्र का गतिक हृदय जो है वो कहलाता है। 123 प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा जो योगदान आपको देखने को मिलता है वो किस गैस का देखने को मिलता है? सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। बताइए, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का देखने को मिलता है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका सही हो जाएगा, आपका सेकंड वाला ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं 124, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु जो है वो होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, सर्वाहारी। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। मानव और सभी जो जंतु हैं वो किस श्रेणी में जो है वो आते हैं? उत्पादक या फिर उपभोक्ता या अपघटक या सर्वाहारी। तो आपका यहाँ पर आंसर उपभोक्ता जो है वो सही हो जाएगा, जो उपभोग करने वाले में जो है वो आते हैं। उत्पादक में आपके पेड़ पौधे आ जाते हैं। अगला 125 प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट जो है उसका प्रयोजन क्या है? कार्बन क्रेडिट का वन कटाई है, पर्यावरण संरक्षण है, ग्रामीण मूल संरचना है या प्री सीजन फार्मिंग है? बताइए, कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन जो है वो इनमें से क्या है? आंसर की बात करते हैं इनमें से। तो पर्यावरण संरक्षण जो है ये इसका प्रयोजन है। कार्बन क्रेडिट जो है उसका प्रयोजन। और कार्बन क्रेडिट होता क्या है? तो कोई देश द्वारा अपना जो पर्यावरण का आसपास का वातावरण है, पर्यावरण परिवेश है, उसमें जो हानिकारक गैसें होती हैं उसकी जो उत्सर्जन होती है उस क्षमता को कम करने पर विश्व के जो सम्मेलन होने होते हैं उसी में ये अवधारणा रखी जाती है। आप देखते हैं कार्बन क्रेडिट की अवधारणा रखी गई है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर पर्यावरण संरक्षण से जो है वो संबंधित है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 126, मृदा परिवर्धन को कहते हैं अपरदन, ह्यूमस, मृदा जनन, जल योजन। बताइए कौन सा सही होगा। मृदा परिवर्धन जो है उसको क्या जो है वो कहते हैं? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका मृदा जनन यहाँ पर जो है वो सही होगा। मृदा परिवर्धन को जो है वो कहते हैं। 127 प्रश्न आपका है, तुलनात्मक पर्यावरण जो प्रभाव मूल्यांकन है उसका अध्ययन होता है संपूर्ण वर्ष में, मानसून को छोड़कर तीनों ऋतुओं में, कोई भी तीन मौसम में या सबसे खराब मौसम में। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर संपूर्ण वर्ष में जो है वो पहला वाला ये जो है वो सही हो जाएगा। होता क्या है इसमें तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन में? जैसे आप देखते हैं ना कि कोई खनन की प्रक्रिया हो रही है, जैसे सुरंगें खोदी जाती हैं या कोई सिंचाई बांध हो गया या कोई औद्योगिक इकाई लगाई जा रही है या कोई अपशिष्ट पदार्थ जो है वो समुद्र या कहीं बहाया जा रहा है, तो इन सभी के संभावित जो प्रभाव होते हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाया जाता है तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन या EIA में। 128 प्रश्न है कि पाइप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त जो है वो है? बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बजरी। कौन सा इनमें से सही होगा? पाइप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त जो है इनमें से क्या होगी? आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर जो है पाइप नहीं होगा, ये पादप होगा। इसमें देखिए गलत लिखा हुआ है। पादप के वृद्धि हेतु कौन सा जो है सबसे उपयुक्त जो है वो है? पादप मतलब पेड़ पौधे।
बालू में तो बिल्कुल नहीं होगा। दोमट मिट्टी हो सकता है, चिकनी मिट्टी हो सकता है और बजरी हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। बजरी मतलब जानते हैं, छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं उनको हम बजरी कहते हैं, तो उसमें तो पेड़ पौधे आपके वृद्धि करते नहीं है। या तो चिकनी मिट्टी हो सकता है या दोमट मिट्टी हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा बेहतर होगा, तो दोमट मिट्टी जो है वो सही होगा। दोमट मिट्टी अगर आप देखेंगे तो कैसी होती है, बहुत महीन, जिसको हम कहते हैं ना भुरभुरी मिट्टी, वो आपकी होती है। इसमें पोषक तत्व की भी आपको प्रधानता देखने को मिलती है, तो इसलिए पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो दोमट मिट्टी हो जाएगा। 129 प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह जो है वो है एक दिशात्मक, लंबवन, चक्रीय या क्षैतिज। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो ये जो है वो चक्रीय जो है वो हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में जो रासायनिक तत्व है उनका प्रवाह चक्रण के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। 130 है, इनमें से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इनमें से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है। आंसर की बात करते हैं तो आपका इनमें से, तो आपका इसमें आंसर पहला वाला ही सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो होगा। इसमें लाइकेन पूछा गया ना, लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कह लीजिए या SO2 कह लीजिए। और इसी के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लाइकेन है ये आपके वायु प्रदूषक जो होता है ना उसके अच्छे संकेतक के रूप में भी काम करते हैं। तो वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लाइकेन जो है वो होते हैं। दूसरी बात, सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसके प्रति संवेदनशील होते हैं आपके लाइकेन। अगर SO2 जो है इसकी अधिक सांद्रता होगी तो इसमें जो है ये आपके लाइकेन मर जाते हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहाँ पर SO2 की सांद्रता जो है वो अधिक होती है। अगला 131 प्रश्न, 131 प्रश्न कि रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। बेंजीन, मैग्नीज, PCB या फिर एस्बेस्टस। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर बेंजीन जो है वो सही होगा। रक्त कैंसर से संबंधित मैंने आपको बताया है, ल्यूकीमिया नामक रोग जो है आपको देखने को मिलता है। ल्यूकीमिया याद रखिएगा किससे संबंधित है, रक्त कैंसर से संबंधित है। इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें खून की कमी जो है आपको देखने को मिलती है। और खून की कमी किस आधार पर आप कहेंगे, तो जो खून आपका बनता है, ब्लड बनता है, वो कहाँ पर बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। तो ये जो आपको हो जाता है, इससे आप ग्रसित हो जाते हैं ल्यूकीमिया से, तो उस कंडीशन में अस्थि मज्जा पर ये क्या करता है, नियंत्रण कर लेता है और खून जो है वो नहीं बनने देता है। इसलिए इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको बाहर से खून चढ़ाया जाता है। तो खून की कमी से ल्यूकीमिया संबंधित है। और किस रसायन से संबंधित है, औद्योगिक रसायन से संबंधित है, तो बेंजीन आपका सही होगा। फर्स्ट वाला आपको याद रखना है। 132 प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ओजोन क्षय, परमाणु हथियार, लैंड माइस या फिर सागर तट। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ओजोन क्षय जो है ये आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। और सन इसका क्या था, तो 1987 था। ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत की जो मोटाई होती है ना, हम वही कहते हैं कि कहाँ घट रही है कहाँ बढ़ रही है, तो मोटाई से ही मॉन्ट्रियल, मोटाई से ही मॉन्ट्रियल याद रखिए, माँ से ही दोनों है वर्ड, तो फर्स्ट वाला आपका सही होगा। 133 प्रश्न है, निम्नलिखित युग में इनमें कौन सा सही जो है वो सुमेलित आपको बताना है, यानी कि बाकी जो है वो गलत दे रखे हैं। तो टीक जम्मू तथा कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन काष्ठ, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी या ईंधन के रूप में भी हम बोलते हैं, और सुंदरी जो है वो पश्चिम बंगाल। तो बताइए कौन सा इनमें से सही सुमेलित है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और लोग साथ शेयर भी जरूर करते रहिएगा। मैंने आपको बताया भी इस क्वेश्चन में कि जो सुंदरी नाम है वो किस कारण पड़ा है। सुंदरी नामक वृक्ष जो है वो आपके सुंदरबन के डेल्टा से संबंधित है। कहाँ देखने को मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल आपका फोर्थ वाला यहाँ पर जो है वो सही है। तो आप क्या कहेंगे कि फोर्थ ये जो है वो सही है, क्योंकि प्रश्न में सही सुमेलित ही जो है वो पूछा गया था। अगला देखते हैं आपका 134 प्रश्न, जो कि पूछा गया है पश्चिमी हिमालय से संबंधित, कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति जो है वो 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वो 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। तो एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का रीजन क्या होता है। पूर्वी जो हिमालय है उसका पश्चिमी हमें हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना, या फिर अधिक मानसूनी वर्षा, या फिर पूर्वी हिमालय के जो चट्टान है उनका उर्वर होना, या पूर्वी हिमालय का दक्षिण दिशा की ओर मुड़ना। कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मानसूनी वर्षा आपका सही होगा। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है
और यही रीज़न होता है कि वहाँ पर जो वनस्पति हैं वो आपको अलग-अलग मीटर के हिसाब से देखने को मिलती हैं। तो जहाँ ज़्यादा मानसूनी वर्षा होगी वहाँ पर उतनी ही जो है वो वनस्पतियाँ जो हैं ऊँचाई तक जाएँगी, तो इसीलिए पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मानसूनी वर्षा आपको अधिक देखने को मिलती है पश्चिमी की अपेक्षा। 135 प्रश्न, दंड कारण्य क्षेत्र स्थित नहीं है आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आपको बताना है नहीं है, ये नहीं पूछा गया कि है। तो यहाँ पर अगर अलग-अलग करेंगे तो दंडक और अरण्य इस तरह से अलग होगा। दंड मतलब दंड देने वाला, अरण्य यानी कि जंगल। तो ऐसे आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तीनों में आपके आते हैं, मध्य प्रदेश में नहीं आते। तो थर्ड वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है वो होगा, जो कि दंड कारण्य क्षेत्र में स्थित जो है वो नहीं आते हैं या नहीं है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 136। प्रश्न आपका है कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। इसका उद्देश्य आनुवंशिक प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है। दूसरा कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है। तीसरा कह रहा है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। और चौथा कह रहा है इसका गठन 1961 में जो है वो हुआ था। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही नहीं है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके संबंध में तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से जो सही नहीं है वो थर्ड है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है इसमें लिखा है, जबकि ये एक आपका गैर सरकारी संगठन में जो है वो आता है, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, पूरा अंतरराष्ट्रीय पूरा सहित आपको याद रखना है। और गठन वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा 1961 में था। और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को संरक्षित करने से तो संबंधित है ही है। और विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन वैसे भी आप याद रख सकते हैं। 137 प्रश्न देखते हैं। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना इनमें से किससे उद्भूत हुई? पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर वार्ता, हिली जेंडाम, कौन सा इनमें से सही होगा? तो मॉन्ट्रियल तो मैंने बताया, मोटी से वर्ड याद रख सकते हैं, मोटी परत आपको देखने को मिलती है ओजोन की, तो ये तो आपका ओजोन से संबंधित है। कार्बन क्रेडिट संबंधित है इन चारों में से क्योटो प्रोटोकॉल से, तो सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और क्योटो प्रोटोकॉल का सन क्या था? इसके जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, 2005 में लागू हुआ था। और ओजोन वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला 1987 के आसपास था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला 138 प्रश्न कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। पैट्रिक किडीस ने, हैरोल्ड मैकिडर ने, हार्लॉन बैरोज ने, या फिर हर्बर्टसन ने, कौन सा सही होगा? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तो इन चारों में से हॉर्लैंड बैरोज जो है वो सही होगा। इन्होंने जो है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित जो है वो किया था। अगला है सुमेलित करने से संबंधित, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और इस तरफ स्थान दे रखे हैं शिवपुरी, मंडला, बस्ता, शहडोल, कौन सा इनमें से सही होगा? तो ये सब मैंने आपको ट्रिक से भी बताए थे वीडियो में, मैराथन में। बांधवगढ़ जो है ये सब मध्य प्रदेश में है, कान्हा भी आपका है। ये आपके स्थान दे रखे हैं, राज्य ना दे रखे, दे करके तो आपको बताना है कौन सा किससे मैच होगा। नीचे आपको इस तरीके से ऑप्शन भी जो है वो दे रखे हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला में है, तो आपका ये बी वाले से मैच होगा। तो ए का बी देखिए किस में है, थर्ड वाले में है, सेकंड वाले में है, इन्हीं दोनों में है। तो बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। बांधवगढ़ की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो ये शहडोल में है, तो सेकंड वाला ही आपका आंसर है, BDAC। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान ये जो है आपका शिवपुरी, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका बस्ता। तो इस तरीके से आपके सभी मैच हो जाएंगे। आंसर आपका सेकंड वाला जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं 140, कार्बनिक पदार्थ में सम्मिलित कौन इनमें से नहीं है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्लांकटन, बताइए कार्बन जो पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ, उनमें से इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? आपका प्लांकटन जो है वो सम्मिलित नहीं है, बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा ये सभी आते हैं। अगला है विश्व की हरित ग्रह जो गैसें हैं उसमें भारत का अधिभाग जो है वो कितने प्रतिशत है? 1%, 2%, 3% या फिर 5%? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो 1% आपका यहाँ पर सही होगा। हरित ग्रह
जो गैस है उनमें भारत का अधिभाग। अगला है वेलमोंट फोरम का संबंध किससे है? नगरीकरण, जलवायु परिवर्तन, कार्बनिक क्षय या भूमंडलीकरण? बताइए। तो ऑप्शन एबीसीडी में से वेलमोंट फोरम का संबंध किससे है? नगरीकरण, जलवायु परिवर्तन, कार्बनिक क्षय या भूमंडलीकरण? तो आपका आंसर जलवायु परिवर्तन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो है उसके अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया वे जो है इनमें से हैं भोज मध्य प्रदेश, सूखना चंडीगढ़, चिल्का उड़ीसा, टाइगर रिजर्व राजस्थान। कौन सा इनमें से सही होगा? इस तरीके से ऑप्शन भी दे रखे हैं ABC, BCD, ACD या ABD। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्र जो है उनमें पड़ने वाले जलमग्न भूमि को जो है वो चुना गया वे इनमें से कौन है? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर पहला वाला A, B और C वाला जो है वो सही होगा। इसमें भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़ और चिल्का उड़ीसा ये आपके जो है वो सही होंगे। अगला देखते हैं आपका 144 वैश्विक प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किस गैस का देखने को मिलता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए इनमें से वैश्विक प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का देखने को मिलता है? तो आंसर की बात करते हैं, प्रदूषण की बात आएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 145 प्रश्न कि निम्नलिखित जो जलवायवीय कारक हैं उनमें से कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तापक्रम परिवर्तन, पवन, सूर्य प्रकाश, धूप की दशाएं या फिर जल की प्राप्यता? बताइए निम्नलिखित जो जलवायवीय कारक है इनमें से कौन जो है वो पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर, प्रश्न में इस चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे कम प्रभाव की बात जो है वो की गई है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो पवन जो है आपका सबसे कम प्रभाव डालता है। बाकी टेम्परेचर का परिवर्तन भी प्रभाव डालता है, सूर्य प्रकाश, धूप की दशाएं भी, जल की प्राप्यता भी। 146 प्रश्न, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया क्या होती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण? तो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं इसी से अपना भोजन बनाते हैं, तो आपका सौर ऊर्जा जो होती है ना उसी का ही तो यूज करते हैं, किसमें बदलकर? रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। 147 प्रश्न है, वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? वर्षा और नमी में वृद्धि होती है, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ होती है, उष्णता में कमी आती है या इनमें से कोई नहीं? उष्णता जो है, जो गर्मी होती है उसमें कमी आती है, ये वाला तो नहीं होगा। वर्षा और नमी में वृद्धि, वनों को काटने से आप कहेंगे इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, पर सेकंड वाला जरूर सही होगा, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। कैसे? मैंने बताया भी ना आपको, जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, जो जड़ें होती है मिट्टी में इसको बांधे रखते हैं। जब आप पेड़ ही काट देंगे तो फिर क्या होगा, जो जड़ बंधी हुई है आपकी मिट्टी से वो भी आपकी कहीं ना कहीं जब बाढ़ तेजी से आती है या ऊंचाई से पानी गिरता है तो वो मिट्टी का क्षरण करते हुए, काटते हुए आगे बढ़ती है, तो इससे मिट्टी का क्षरण भी होगा और अनियंत्रित बाढ़ की समस्या भी होगी। 148 प्रश्न, पेंट उद्योग के श्रमिक को निम्नलिखित जोखिमों में से किस एक का सामना करना पड़ता है? निकल प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, स्टोनशियम प्रदूषण या सीसा प्रदूषण? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो सीसा प्रदूषण आपका जो है वो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। 149 प्रश्न सेकंड लास्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन, परागण? कौन सा सही होगा? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। आंसर की बात करते हैं इनमें से तो आपका ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन परागण जो है आपका सही हो जाएगा। तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो परागण जो है वो कहलाती है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। के अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। 150 प्रश्न पोषण की दृष्टि से अब घटक पूछा गया है, स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी या विषम परपोषी? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, या लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आंसर की बात करते हैं तो मृतोपजीवी जो है आपका सही होगा। तो थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि पूस की रात जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है?
फर्स्ट ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, थर्ड ऑप्शन है निराला और चौथा ऑप्शन है प्रसाद। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।